हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को आपका क्लास 11th का हिस्ट्री से चैप्टर 1 है राइटिंग एंड सिटी लाइफ बहुत ही इजी तरीके से करवा दूंगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। फ्री में आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना @class11ESP। आपके सामने यूज़र नेम लिखा हुआ है। और कोई क्वेरी होती है तो इंस्टा पे आप मैसेज कर लेना। यूज़र नेम आप सभी के सामने मैंशनड है। और आप हमारी वेबसाइट में से भी नोट्स और क्विज वगैरह देख सकते हो। डिटेल आप सभी के सामने लिखी हुई है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो आपका क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे लोग एक जगह पे परमानेंटली रह रहे हैं, कोई काम धंधा कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे अपनी फार्मिंग कर रहे हैं, एनिमल्स को पाल रहे हैं, अच्छी तरीके से सिविलाइज तरीके से वो वहाँ पे रह रहे हैं। तो मेसोपोटामिया क्या है? ये सिविलाइजेशन का नाम है। बेसिकली मेसोपोटामिया वर्ड का मतलब होता है लैंड बिटवीन रिवर, यानी कि बिटवीन का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में। तो यहाँ पे मेसोपोटामिया नाम जो है वो आता है एक ग्रीक वर्ड मेसोस, जिसका मतलब है मिडल, पोटामोस यानी कि रिवर, रिवर यानी कि मिडल। ये दो रिवर के बीच में है, इतना याद रखना, जो आज मैं आपको एरिया पढ़ाऊंगा। तो अब ये है कहाँ पे? देखो, बहुत समय पहले की बात है। सिटी लाइफ स्टार्ट हुई थी मेसोपोटामिया में, और दो रिवर थे, यूफ्रेट्स और टाइग्रिस। तो ये देखो, ये नदी आ रही है। तो यूफ्रेट्स और टाइग्रिस जो आपकी रिवर है, उसके बीच में आता है एरिया मेसोपोटामिया। आज का जो इराक है, उसका बहुत सा हिस्सा आता है मॉडर्न डे इराक का, जो पहले मेसोपोटामिया में आता था। तो मेसोपोटामिया ग्रीक वर्ड से निकला है, मेसोस और पोटामोस, जिसका मतलब मैंने आपको बता दिया है, लैंड बिटवीन रिवर। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। मेसोपोटामिया इतना फेमस क्यों है, आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में? क्योंकि यहाँ की लाइफ बहुत ही रिच थी, प्रॉस्परस थी। यहाँ का लिटरेचर बहुत अमेजिंग है, जैसे कि द एपिक ऑफ गिलगेमिश, जैसे अपने यहाँ महाभारत रामायण वगैरह होती है, वहाँ उनका भी कोई एपिक होता है। और स्मार्ट मैथमेटिक्स, ये लोग मैथ्स में बहुत एक्सपर्ट थे। जो आज हम टाइम को 60 मिनट्स में डिवाइड करते हैं ना, कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, वो इन्होंने ही स्टार्ट किया था। और जो एस्ट्रोनॉमी होती है, प्लैनेट्स की स्टडी करना, स्टार्स की स्टडी करना, इसमें ये लोग बहुत आगे थे। तो समझ आ गया भाई? अब ये देखो, ये आपको क्या नज़र आ रहा है? आज की डेट में हम लिखते हैं ABCDEFG, है ना? ये लोग इस तरीके से लिखते थे। ये इनकी स्क्रिप्ट है। और इनकी स्क्रिप्ट को क्यूनिफॉर्म कहा जाता है। बेसिकली ये लोग साइंस बनाते हैं। इफ यू कैन नोटिस, दे आर मेकिंग द साइंस। ओके। तो मेसोपोटामियन इन्वेंटेड वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्क्रिप्ट कॉल्ड क्यूनिफॉर्म। मैंने आपको बता दिया क्यूनिफॉर्म क्या है, एक स्क्रिप्ट होती है। इट लुक लाइक वेज शेप्ड, यानी कि ऐसे एकदम वेज सा बना होता है, इस तरीके से। ये जहाँ पे भी ये स्क्रिप्ट यूज हो रही होगी, वहाँ पे ऐसा वेज सा बना होगा। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, इधर देख लो। ये लिखते क्यों थे भाई? क्या लिखते थे ये? टू रिकॉर्ड गुड्स एंड ट्रेड्स। जो भी ट्रेड करते थे लोग, जो सामान वामान के बारे में लिखते थे, अपने कानून लॉज वगैरह को, अपनी प्रेयर्स वगैरह को लिखते थे। टू सेंड मैसेजेस टू किंग्स। राजाओं को अगर मैसेज भेजना है तो उसको ये इस पे लिखते थे। और ये कहाँ लिखते थे? क्ले की टैबलेट पे लिखते थे। देखो, ये मिट्टी की टैबलेट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है। और अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं, ये मिट्टी की टैबलेट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये लोग मिट्टी की टैबलेट के ऊपर लिखा करते थे, ठीक है। और इन द बिगिनिंग द सदर्न एरिया वॉज कॉल्ड सुमेर एंड अक्कद। तो ये जो पूरा मेसोपोटामिया है, इसका जो साउथ का एरिया है, इसको पहले सुमेर कहा जाता था और अक्कद कहा जाता था, ठीक है। आफ्टर 2000 BCE, व्हेन बेबीलोन बिकेम पावरफुल, इट वाज कॉल्ड बेबीलोनिया। यानी कि फिर इसी एरिया को बेबीलोनिया कहा गया। आफ्टर 1100 BCE, इन द नॉर्थ अ न्यू किंगडम रोज, असीरिया। अब इसके नॉर्थ में एक नया किंगडम बना ओवर द टाइम, जिसको कहा गया असीरिया, ठीक है भाई। ये नाम थे इसके अलग अलग। लैंग्वेजेस देख लो भाई। सबसे पहले सुमेरियन और अक्कदियन एरिया है, तो ऑब्वियसली वहाँ की लैंग्वेज भी यही होगी, सुमेरियन और अक्कदियन। बाद में अरामाइक लैंग्वेज यूज होती है वहाँ पे 1400 BC के आसपास। और 1000 BC तक तो ये कॉमन हो गई थी। देखो भाई, ये BC का क्या सीन है? ये जीरो से अगर हम स्टार्ट करते हैं टाइमलाइन, तो ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है। और इसके पीछे
जितना भी एरिया है वो है बिफोर कॉमन एरा, यानी कि ये जीसस के जन्म से पहले का है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई इसको समझो, जो जीसस के जो जो ये क्राइस्ट है, इसके जन्म के आगे का जितना भी टाइम है उसको हम लिखते हैं कॉमन एरा। जो भी क्या चल रहा है 2025 चल रहा है, तो वी विल से 2025 सीई। इसके पीछे की डेट लिखेंगे 100, 200, 300, जितना पीछे चलते जाओगे वो होगा बीसीई में। तो ये आप चीज़ें याद रखना, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, बच्चे को पता होनी चाहिए अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो। अब देखो अगला टॉपिक है मेसोपोटामिया एंड इट्स जियोग्राफी। बिल्कुल एनसीईआरटी से टॉपिक मैच करते हुए चलूंगा, एक भी टॉपिक इधर उधर से नहीं होगा, मैच कर लेना अपनी बुक में से, कुछ भी मिस नहीं होगा, सब कवर किया जाएगा। तो देखो आज का इराक है अ लैंड ऑफ मैनी एनवायरमेंट्स। इराक में क्या है, ये माना जाता है द हार्ट ऑफ एंशियंट मेसोपोटामिया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडस्केप। देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप के लैंड्स हुआ करते थे, ठीक है। कैसे कैसे देखो, जो नॉर्थ ईस्ट एरिया था वो बहुत हरा भरा था, फर्टाइल था, फुल ऑफ ग्रासी प्लेन्स, यानी कि ऐसे मैदान और घास फूस से भरे हुए, और वाइल्ड फ्लावर्स, जंगली फूल वगैरह होंगे, और ट्रीज होंगे, ठीक है, माउंटेन को कवर करेंगे, और माउंटेन्स होंगे, स्ट्रीम्स होंगी, यानी कि पानी की छोटी छोटी स्ट्रीम्स होंगी, और इनफ रेनफॉल यहाँ पे होती होगी कि यहाँ पे क्रॉप्स को आप उगा सकते हो। तो एग्रीकल्चर यहाँ पे स्टार्ट हुआ 7000 से 6000 बीसी के आसपास। ओके, अब मैं आपको नॉर्थ के बारे में बताता हूँ। ये स्टेपी रीजन है, ये थोड़ा ड्राई है, ये अपलैंड जोन है, यानी कि नॉट ग्रेट फॉर फार्मिंग। यहाँ पे ज़्यादा फार्मिंग आप नहीं कर सकते। ये एनिमल्स वगैरह को चराने के लिए, हर्डिंग के लिए बहुत अच्छा है। जो शीप और गोट होती हैं, जैसे आप देखो, इनको चराने के लिए ये एरिया बढ़िया है, ठीक है। सो आफ्टर विंटर रेन्स एनिमल्स ग्रेज्ड ऑन वाइल्ड ग्रासेस एंड श्रब्स। तो घास फूस को जो चरने का काम है वो होता था जब सर्दियों की बारिश हो जाती थी। तो पीपल हियर लिव्ड अ हर्डर्स लाइफ। यहाँ पे जो लोग रहते थे वो एक हर्डर्स की लाइफ जीते थे, यानी कि वो जानवर वगैरह पालते थे। अब ईस्ट का एरिया देख लो, यहाँ पे क्या था, स्मॉल रिवर्स हैं या छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज हैं टिग्रिस रिवर की, ठीक है, यहाँ बहती हैं जो, और इससे क्या है, एक रास्ता मिलता है माउंटेन्स को, ठीक है, ईरान की तरफ जाने के लिए। तो आप ट्रैवल कर सकते हो, ट्रेड के लिए जा सकते हो, कम्युनिकेशन के लिए वाटरवेज को यूज कर सकते हो। फिर है साउथ का एरिया, ये है डेजर्टेड एरिया, यहाँ डेजर्ट है, और ये बर्थ प्लेस है बाकी सिटीज का। यू माइट थिंकिंग डेजर्ट्स कांट सपोर्ट सिटीज बट दिस वन डिड। आप सोच रहे होंगे कि एक डेजर्ट किस तरीके से एक सिटी को बना सकता है, तो भाई बिल्कुल बना सकता है। कैसे, वाई, बिकॉज ऑफ द माइटी यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर्स। होता क्या था, ये जो रिवर है वो नॉर्थ से बहते बहते अपने साथ जितना भी मड लाते हैं, सिल्ट लाते हैं, वो आके सारा इकट्ठा हो जाता है। तो व्हेन रिवर्स फ्लडेड सिल्ट वॉज स्प्रेड ऑन द लैंड मेकिंग इट वेरी फर्टाइल। तो धीरे धीरे जब नॉर्थ से ये नदियां बहती थी तो ये आके इकट्ठा जहाँ पे भी सिल्ट होता था वो एरिया फर्टाइल हो जाता था। तो फार्मर्स क्या करते हैं, छोटे छोटे कैनाल्स बना लेते हैं, तो पानी को उसमें डाल देते हैं और उससे फिर इरिगेशन करते हैं, बीट उगाते हैं, बारले उगाते हैं, मटर उगाते हैं, लेंटिल्स उगाते हैं। ये वाटर का सिस्टम बहुत ही ज़्यादा सिस्टम स्मार्ट होता है, इसको इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। कैनाल से आप पानी छोड़ते हो, तो ये सब चल रहा है। तो साउथ का मेसोपोटामिया इतना प्रोडक्टिव क्यों था, इवन दो यहाँ पे रेनफॉल भी कम था, लेकिन फार्मिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये रिवर फ्लड का एरिया है जहाँ पे फर्टाइल सॉइल आती थी, बार बार जब भी फ्लडिंग होती थी तो सॉइल आती थी, और इरिगेशन के लिए कैनाल्स बनी हुई थी यहाँ पे। ओके जी, और भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ठीक है। शीप एंड गोट से आपको दूध मिल जाएगा, मीट मिल जाएगा, वूल मिल जाएगा, ठीक है। ग्रेजिंग इन हाईलैंड्स एंड ड्राई जोन्स, इनको आप चरा सकते हो। फिश मिल जाएंगी आपको नदियों में, और आपको खजूर मिल जाएंगे, डेट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेसोपोटामिया में मिल रही हैं। अगला टॉपिक मैच करते चलो एनसीईआरटी से, द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म। तो देखो भाई इसमें क्या है, अ सिटी इज नॉट जस्ट अ प्लेस विद मैनी पीपल, ठीक है। अ रियल सिटी बिगिंस व्हेन पीपल डू मोर देन जस्ट ग्रो फूड। सिटी का मतलब होता है कि आप सिर्फ फार्मिंग नहीं कर रहे हो, आप फार्मिंग के साथ और भी बहुत सारा काम कर रहे हो। तो आप ट्रेड कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, कोई सर्विस दे सकते हो किसी को, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो
पीपल इन सिटीज आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट। जो लोग शहरों में रहते हैं वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते। मीन्स वो सारा काम अपने आप नहीं कर सकते, उनको जरूरत होती है दूसरों की भी। फॉर एग्जाम्पल, अ सील कार्वर, एक सील को बनाने वाला क्या करता है, ब्रॉन्ज के टूल्स उसको चाहिए होते हैं, बट वो खुद से वो टूल्स नहीं बनाता, वो कहीं से लाता है। उसको कलर्ड स्टोन चाहिए होता है, पर उसको ये नहीं पता वो पत्थर वो लाएगा कहाँ से, वो कहीं और से लेता है। और उसका जो काम है वो सिर्फ कार्विंग करने का है, उसका काम ये नहीं है पत्थर लेके आने का और टूल्स बनाने का। तो जो ब्रॉन्ज टूल मेकर है डिपेंड्स ऑन कॉपर एंड टिन, जो कि बाकी लोग लाएंगे। अब जो ब्रॉन्ज के टूल बना रहा है उसका काम भी बस टूल बनाना है, कॉपर और टिन कोई और लाएगा। चारकोल भी चाहिए, जो भी कोई और लाएगा, भाई फ्यूल तो चाहिए ना। इसी को कहा जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। मीन्स सबका काम बटा हुआ है, सभी के जो काम है वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो व्हाट एल्स सिटी नीड, सिटीज को एक सिस्टम चाहिए होता है सब कुछ अच्छे से चलाने के लिए। तो ऑर्गेनाइज ट्रेड होता था, ठीक है। होता क्या था, टू ब्रिंग इन वुड, फ्यूल, मेटल, ये सारी चीज़ों का ट्रेड होता था, ठीक है, क्योंकि ये सब एक जगह तो मिलती नहीं है, ट्रेड करना पड़ता है। फूड डिलीवरीज फ्रॉम विलेजेस, स्टोरेज टू कीप ग्रेन एंड सप्लाईज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड मटेरियल्स, और कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट क्राफ्ट। तो ये सारे के सारे लोग आपस में ट्रेड कर रहे हैं, कोई खाना दे रहा है, कोई भाई अपना ब्रॉन्ज वगैरह पहुंचा रहा है कहीं पे, ठीक है, कोई बाकी के मटेरियल पहुंचा रहा है। तो ये सिटी में ये सब चीज़ें होती हैं। ये सब कंट्रोल कौन करता है, ये पूरा का पूरा कंट्रोल एक लीडरशिप के अंडर होता है। तो सम पीपल मस्ट गिव कमांड्स एंड अदर फॉलो, जरूर होता होगा भाई, कोई ना कोई लीडर रहा होगा जो कमांड देता होगा। अर्बन लाइफ जो होती है ना, शहरों वाली, वहाँ पे क्या चाहिए होता है आपको कि रिटर्न रिकॉर्ड्स टू ट्रैक गुड सप्लाईज एंड टास्क। जो भी चीज़ें हो रही हैं, काम हो रहा है, सप्लाई भेजी जा रही है, जो भी सामान आ रहा है उसको आप रिटर्न में आपको नोट डाउन करना होता है। अगला टॉपिक है मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज। ध्यान से देखना, इसमें मैं आपको बताऊंगा सामान शहरों में कैसे कैसे आ रहा है। मेसोपोटामिया वॉज रिच इन फूड बट पुअर इन मिनरल्स। होता क्या था कि मेसोपोटामिया में खाना तो बहुत था बट मिनरल्स ज्यादा नहीं थे। मेसोपोटामिया में प्लेंटी ऑफ फूड है, ग्रेन्स है, डेट्स है, फिश है, वूल है, बट यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा नहीं थे। साउथ में तो खासकर नहीं थे, कोई प्रॉपर पत्थर वगैरह नहीं मिलते थे वहाँ टूल्स और सील्स और ज्वेलरी बनाने के लिए। लकड़ी जो होती थी जो लोकल ट्रीज से, वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती थी जिससे आप बोट्स वगैरह बना पाओ। कोई मेटल वेटल ज़्यादा नहीं मिलता था बर्तन बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। तो होता क्या था, फिर ये क्या करते थे, दे यूज्ड व्हाट दे हैड, टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर, टू ट्रेड फॉर व्हाट दे डिडंट हैव। इसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है। जो सिस्टम क्या वो कहता है कि आप एक्सचेंज कर लो, आपके पास फूड है, आप दूसरे से मटेरियल ले लो। तो मेसोपोटामियन ट्रेडेड देयर क्लोथ एंड फूड, ये अपने कपड़े, टेक्सटाइल्स और अपना खाना देते थे, और बदले में लकड़ी लेते थे, कॉपर लेते थे, टिन लेते थे, सिल्वर लेते थे, गोल्ड लेते थे, शेल्स लेते थे, स्टोन्स लेते थे, जैसे कि लेपिस लजूली, आगे बताऊंगा। तो ये लोग ट्रेड करते थे तुर्की के साथ, ईरान के साथ, ठीक है, पर्शियन गल्फ के आसपास। अब देखो, जब ट्रेड होता है तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है जो सब संभालेगी। फॉरेन ट्रेड इज नॉट इजी, जितना आपको सुन के लग रहा है ये दूर दूर तक जाते थे, इतना इजीली ट्रेड होता नहीं है। इसके लिए आपको प्लानिंग चाहिए होती है, अच्छा टीम वर्क चाहिए होता है। तो साउथ मेसोपोटामियंस जो थे वो एक्सपेडिशंस भेजते थे, यानी कि लोगों का ग्रुप जाता था पूरा का पूरा दूर दूर तक, और इन्होंने एक सिस्टम बनाया था ट्रेड को मैनेज करने का, और इसके लिए लीडर्स चाहिए होते थे जो गाइड करेंगे सबको। तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये लाइफलाइन होता है किसी भी सिटी का। एक सिटी की इकोनॉमी तभी अच्छे से चल सकती है जब सामान वगैरह जल्दी से आप सस्ते से सस्ते में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाओ। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है बैलगाड़ी वगैरह में तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो होगा क्या, दैट्स वाई वाटर ट्रांसपोर्ट को बेस्ट माना गया है। जो बोट्स होती हैं वो रिवर के करेंट्स और हवाओं से चलती है, ठीक है, जो रिवर में जितना भी वो होता है। तो नो नीड टू फीड एनिमल्स लाइक इनलैंड ट्रांसपोर्ट। जैसे कि आपको बोट से जाना है तो आपको इसमें भाई किसी को फीड थोड़ी करना है, आपको तो बस नाव चलानी है। रिवर्स एंड कैनाल्स बिकेम नेचुरल हाईवेज कनेक्टिंग विलेजेस एंड सिटीज। तो ये एक नेचुरल हाईवे बन गए, दूर दूर तक लोगों को जाना है तो लोग इसी से जाते थे। द पावर ऑफ द यूप्रेट, तो ये जो रिवर है ये सबसे बड़ा रिवर है मेसोपोटामिया का, यूफ्रेट रिवर। ये
एक वर्ल्ड रूट बन गया था, यहाँ से बहुत लोग आते जाते थे, जो जितना भी सामान जाता था शहरों में छोटे गांव में वो इसी से होते हुए इसके छोटे छोटे जो नहरें होती हैं, कैनाल्स होती हैं, वहां से जाता था। तो ये जो वाटर का नेटवर्क है इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ मेसोपोटामिया में, जो ट्रेड है वो बहुत अच्छे से हुआ। ठीक है भाई, चलो अब अगला टॉपिक समझते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये क्या कहता है, व्हाट इज कम्युनिकेशन? एवरी सोसाइटी यूजेस स्पोकन लैंग्वेज टू शेयर आइडियाज, दिस इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। हर सोसाइटी में आप कुछ ना कुछ बोलते हो, कम्युनिकेट करते हो, अपनी बात रखते हो, तो इसको वर्बल लैंग्वेज कहा जाता है, वर्बल कम्युनिकेशन। राइटिंग इज ऑल्सो वर्बल कम्युनिकेशन बट इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग इट यूजेस विजिबल साइंस। लिखना भी एक वर्बल कम्युनिकेशन है, पर यहाँ पे आप बोलते नहीं हो, यहाँ पर आप लिख रहे हो। इन सिंपल वर्ड्स, स्पीच का मतलब होता है साउंड जो आप बोल रहे हो, राइटिंग का मतलब होता है जो आप साइंस आप दिखा रहे हो अपने साउंड्स को, जो आप मुंह से बोल रहे हो उसको आप लिख रहे हो, दैट्स कॉल्ड राइटिंग। तो राइटिंग कब स्टार्ट हुई थी? तो पहली राइटिंग जो हमें मिलती है मेसोपोटामिया से वो 3200 बीसी में मिलती है, और ये स्टार्ट हुई थी जब क्ले टैबलेट्स बनाई जाती थी। देखो ये क्ले की टैबलेट है पूरी बनी हुई मिट्टी की, इसके ऊपर ये लोग लिखते थे अपना डेटा वगैरह, तो इस पे पिक्चर लाइक साइंस बने होते थे, नंबर बने होते थे। ये टैबलेट्स मिली है हमें, उरुक नाम की एक सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है साउथ मेसोपोटामिया की। तो वो लोग किस बारे में लिखते थे? द अर्लीस्ट टैबलेट्स वर लिस्ट ऑफ गुड्स, सामानों की लिस्ट होती थी भाई, वो बेसिकली उसमें लिखा होता था कितने बैल खरीदे, कितनी मछली खरीदी, और कितना ब्रेड वगैरह आया। तो ये सारे रिकॉर्ड होते हैं, जो कितने आइटम आप खरीद रहे हो, कितने जो है मंदिरों में जा रहे हैं सामान, मंदिर भी होते थे आगे बताऊंगा। तो राइटिंग क्यों स्टार्ट हुई थी? क्योंकि शहर बहुत बिजी होते हैं और बहुत से ट्रांजेक्शन डेली होते हैं, तो लोग खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं, स्टोर भी करते हैं, एक्सचेंज भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक टाइम पे तो नहीं होती, डेली होती हैं। तो इसके लिए एक राइटिंग सिस्टम होना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। राइटिंग सिस्टम होगा तो आप सब ये सब लिख सकते हो कि क्या क्या हो रहा है, किस 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 चीज़ का ट्रेड हो रहा है। तो राइटिंग बहुत ज़रूरी होती है, आप अपना ट्रैक रखो, एक रिकॉर्ड रखो कि कब क्या हुआ, आपको पता हो किसने क्या दिया था, क्या लिया था। और रिकॉर्ड टेम्पल सप्लाईज, मंदिरों में आपने क्या क्या भेजा, मंदिरों में क्या क्या आया, ये भी पता हो। तो अगेन मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ, ये है क्ले की टैबलेट। आगे बढ़ते हैं, ये लिखते क्या थे? मेसोपोटामियंस रोट ऑन क्ले टैबलेट्स नॉट ऑन पेपर, याद रखना। और जो स्क्राइब होता है यानी कि जो राइटर होता है, वो पहले मिट्टी को गीला करता था, फिर वो शेप बनाता था टैबलेट की इस तरीके से, ठीक है, और अपने हाथ से ही करता था, स्मूथ करता था उसको वो प्यार से। देखो ये एक स्क्राइब है, ठीक है। तो लिखा कैसे जाता था? स्क्राइब के हाथ में एक रीड का पेन होता था, ठीक है। रीड का पेन कैसा होता है? एक प्लांट का ही वो पेन बनाते थे, तो उसके ऊपर वो मिट्टी के ऊपर वेज शेप साइन बनाता था। मैंने बताया था आपको, इस तरीके से वेज शेप साइंस बनते हैं गीली मिट्टी पे। ये निशान जो है इसी को क्यूनिफॉर्म कहा जाता है, मीन्स वेज शेप्ड। फिर क्या होता था? वो गीली मिट्टी को धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता था। एक बारी वो सूख जाती थी तो वो फिर हार्ड हो जाती थी और ड्यूरेबल हो जाती थी, और ऐसा लगता था जैसे मिट्टी का बर्तन होता है, जैसे एकदम टाइट। लेकिन एक बारी ये अगर ड्राई हो गई तो दोबारा से आप इसको रीयूज नहीं कर सकते, फिर ये सीधा टूटेगी। तो छोटे से छोटा ट्रांजेक्शन एक नई टैबलेट पे लिखा जाता था, ओल्ड और जो इरिलेवेंट टैबलेट है उनको फेंक दिया जाता था, ठीक है भाई। फिर क्या हुआ? अराउंड 2600 बीसी द स्क्रिप्ट बिकेम फुली क्यूनिफॉर्म, धीरे 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 वो स्क्रिप्ट पूरी क्यूनिफॉर्म ही बन गई, ठीक है। सिर्फ ये वेज शेप शाइन होते थे। द लैंग्वेज यूज्ड एट दिस टाइम वाज सुमेरियन, इस टाइम पे जो लैंग्वेज यूज हो रही थी वो सुमेरियन लैंग्वेज यूज हो रही थी, ठीक है। और क्या है? राइटिंग वॉज नाउ यूज फॉर मैनी पर्पज, अब राइटिंग का काम हो रहा था डिक्शनरी लिखने के लिए भी, डिक्शनरी लिखते थे। और लीगल प्रूफ देना है, कोई जमीन खरीदी है तो उसमें भी भाई वो राइटिंग का यूज हो रहा है टैबलेट का। आप राजा के बारे में कुछ लिख रहे हो कि वो क्या अच्छे काम कर रहा है, क्या चाहता है, वो भी टैबलेट पे लिख रहे हो। कोई नया कानून है अनाउंस करना है, वो भी अब टैबलेट पे लिख रहे हो। तो सिर्फ एक आधा काम नहीं था, रिकॉर्ड नहीं था, बहुत सारे काम थे टैबलेट के। द सिस्टम ऑफ राइटिंग, तो दिस इज आर नेक्स्ट टॉपिक। तो व्हाट डिड क्यूनिफॉर्म साइंस रिप्रेजेंट? क्यूनिफॉर्म क्या दिखाते हैं? इंग्लिश में आपको पता है लेटर्स होते हैं, ठीक है, स्टैंड फॉर सिंगल साउंड्स लाइक एम, ए, ठीक है, ये सिंगल साउंड होते हैं। तो होता क्या है क्यूनिफॉर्म में, क्या होता है, हर साइन के लिए सिर्फ वो एक सिलेबल होता है, सिलेबल, नॉट जस्ट एक साउंड, पूरा साउंड नहीं होता। अ साइन कुड मीन, एक साइन का मतलब होता है
पुट, ला, इन, ये सिर्फ सिलेबल्स हैं, एक पूरा साउंड नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट लर्निंग 26 लेटर्स, यहाँ पे जैसे इंग्लिश में बस 26 लेटर्स हैं, साउंड्स जो भी अपने को रटवा दिए जाते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता था। यहाँ पे बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ साइंस होते थे, ठीक है। तो राइटिंग बहुत इजी नहीं थी। स्क्राइब जो होता था वो हैंडल करता था पूरी क्ले को अच्छे से, वेट क्ले को, उस पर तेज तेज लिखता था, ठीक है। राइट फास्ट बिफोर द क्ले ड्राई, जब तक वो सूख ना जाए उससे पहले पहले ही वो लिख देता था उसको। ये पेन यूज होता है भाई, देखो प्लांट से बनता है, ये इससे लिखता था, रीड का पेन होता था। तो इसमें स्किल भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, मेमोरी भी चाहिए, तेज तेज आपको सारा डेटा लिखना पड़ेगा। राइटिंग यूनिफॉर्म वॉज नॉट जस्ट अ क्राफ्ट, इट वॉज अ ह्यूज इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट। बस एक ये क्राफ्ट नहीं है, बस आर्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर आप कुछ लिख रहे हो। तो फॉर द फर्स्ट टाइम ह्यूमंस फाउंड अ वे टू कन्वर्ट स्पोकन साउंड्स इनटू विजिबल साइंस। ये पहली बार ऐसा हो रहा था जब हम ह्यूमन जो भी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम रिटर्न में कुछ ना कुछ लिख रहे थे। तो रिकॉर्ड अ होल लैंग्वेज सिस्टम यूजिंग सिंबल्स, हम सिंबल्स का यूज करके, वेज शेप्ड सिंबल्स का यूज करके कुछ ना कुछ लिख रहे थे। लिटरेसी, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब मैं आपको मेसोपोटामिया में लिटरेसी के बारे में पढ़ाऊंगा। तो देखो, रीडिंग एंड राइटिंग वॉज रेयर। मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, क्यों? क्योंकि 100 ऑफ साइन होते थे, उनको याद करना हर किसी के बस की नहीं था। तो इतने साइन कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, ट्रिकी हो जाते हैं। जो ट्रेंड स्क्राइब्ड होते हैं, स्क्राइब्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, वही पढ़े लिखे थे। तो अगर कोई राजा है और अगर उसको पढ़ना लिखना आता है तो वो बहुत बड़ी इसको अचीवमेंट मानता था, अनाउंस करवाता था। बहुत ही रेयर होता है, एक रॉयल साइन होता है कि भाई आप पढ़ना लिखना सीख गए हो, ठीक है, लिखवाते थे फिर ये बड़े बड़े इंस्क्रिप्शंस पे। तो राइटिंग का यूज क्या होता था, ज्यादातर जो किंग होते थे ना उनको पढ़ना नहीं आता था। जो लेटर्स होते थे उनको कोई पढ़ के सुनाता था तेज तेज। तो लेटर्स जो होते थे वो फॉर्मल और रिस्पेक्टफुल तरीके से लिखे जाते थे। जैसे कोई उसको पढ़ के सुनाता था तो उस पर लिखा होता था, टू माई लॉर्ड, ठीक है, ये बोलता है, thus says your servant, ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क यू गेव मी, ये उसने लिख दिया। तो ये क्या है, पढ़ के सुना रहा है। यानी कि राइटिंग ऐसे होती थी कि जैसा बोलने का स्टाइल होता है। राइटिंग वॉज ऑल्सो फॉर शेयरिंग स्टोरीज एंड नॉलेज। होता क्या था, राइटिंग से सिर्फ रिकॉर्ड और वो लेटर नहीं लिखे जाते। होता क्या था, एक पोम वगैरह, स्टोरी वगैरह भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द लॉन्ग क्रिएशन पोएम होता क्या था, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेट द वर्सेस बी रिमेंबर्ड, let elders teach them, scholars discuss them, let fathers tell them to their sons, even herdsmen should listen and learn। मीन्स यहाँ पे आप जो भी लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, कहानियाँ, आपकी जनरेशन्स भी उसको पढ़ सकती हैं, फादर अपने बच्चों को सुनाएंगे। ये दिखाता है कि जो स्टोरीज होती थी उस टाइम पे वो कैसे पास डाउन होती थी जनरेशन टू जनरेशन। ओके जी, अगला टॉपिक देखते हैं, द यूजेस ऑफ राइटिंग। तो देखो क्या होता है भाई, एक नाम है एमार्कर। एनमार्कर कौन है, एक बहुत बड़ा राजा था उरुक का। उरुक एक सिटी थी वहां पर, ठीक है। तो ये वहां का एक बहुत बड़ा किंग था, फेमस सिटी है ये। और एंशियंट ट्रेडिशन में माना गया है उरुक को द सिटी, ठीक है, कॉल्ड जस्ट द सिटी, इट वाज द सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन। उरुक बहुत बड़ा शहर था, सिविलाइज लोग थे वहां पे। तो वहां पे जो किंग होता था उसका गोल पता है क्या था, जो एनमार्कर राजा उसको लेपिस लजूली चाहिए था। ये एक पत्थर होता है, आप देख पा रहे हो, ये पत्थर उसे चाहिए था। वाई, वो डेकोरेट करना चाहता था मंदिर को अपने एरिया के, और बहुत ही अच्छे से मंदिर बनाना चाहता था। तो हुआ क्या कि द एपिक जर्नी बिगिंस। होता क्या, ट्रेड डिडंट एग्जिस्ट येट, उस टाइम पे ट्रेड नहीं होता था। तो एनमार्कर ने अपना एक मैसेंजर भेजा बहुत दूर, ठीक है, अराटा नाम की जगह पर, वहां पे मटेरियल मंगवाने के लिए। तो उसने मैसेंजर को बोला, ट्रेवल्ड बाय स्टार्स एट नाइट एंड सन बाय डे, कि वो जो ट्रेवलर गया है वहां पे मैसेज लेके, रातों रात चला है, दिन पर दिन चला है, माउंटेन्स को क्लाइंब किया है, वैलीज को क्रॉस किया है, और सिटीज को क्रॉस किया है कई सारी। जैसे सूसा नाम का शहर आया था जहाँ पर लोग रहते हैं, छोटे छोटे से दिख रहे थे चूहे जैसे। फिर उसने 5 6 7 माउंटेन रेंजेस को क्रॉस करा है। ये दिखाता है कि कितना लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेड था उस टाइम पे, इतनी दूर दूर से आपको एक पत्थर लेने जाना पड़ता था। प्रॉब्लम क्या है, अब ये जो मैसेंजर है kept going back and forth to Arata, carrying threats and promises from kings and marker। जो मैसेज इसको बोला जाता था कि लेके जाना है अराटा नाम के शहर में, तो जब वो इतना ट्रिप कर करके थक जाता था, वो कंफ्यूज हो जाता था, वो मिक्स कर देता था मैसेजेस को, वो भूल जाता था कि राजा ने बोला क्या था, सही से याद नहीं रहता था।
तो अब यार जब याद नहीं रहेगा तो सिंपल सी बात है, रिटर्न में अब आपके पास कुछ है नहीं, इतने दूर दूर इतने दिन तक आप जाओगे, कितनी बातें याद रहेंगी आपको, ठीक है। तो यही दिखाता है कि राइटिंग चाहिए थी। एनमार्कर को एक आइडिया आया कि फॉर्म्ड अ क्ले टैबलेट इन हिज हैंड, उसने अपने हाथों में क्ले की टैबलेट बनाई और उसने कुछ वर्ड्स लिखे, और दिस वाज द मोमेंट राइटिंग बिगेन। यही माना जाता है कि सुमेरियन कहानियों के अकॉर्डिंग यहीं से राइटिंग शुरू हुई थी, एनमार्कर की वजह से, क्योंकि उसको लगता था कि भाई बहुत जरूरी है। ये स्टोरी दिखाती है जो सिटी लाइफ होती है वो कैसी होती है, ट्रेड कैसे दूर दूर से होता था, और राइटिंग कितनी जरूरी है, क्योंकि आप अक्सर डिटेल्स भूल जाते हो। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक है अपना अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल्स एंड किंग्स। तो देखो अब यहाँ पे क्या बताया हुआ है, हाउ अर्ली डिड सिटीज बिगिन, यानी कि फ्रॉम अराउंड 5000 BC स्मॉल सेटलमेंट्स बिगिन फॉर्मिंग इन सदर्न मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का जो साउथ का एरिया है वहां पर सिटीज, छोटी छोटी सेटलमेंट्स बनने लगी थी, और यही कुछ अर्लीस्ट सिटीज हैं। जो स्टार्टिंग में सिटीज होती थी वो थी टेम्पल सिटीज, जो कि मंदिरों के आसपास थी, ट्रेड सिटीज जहाँ पे मार्केट थी, बिजनेस होते थे, इंपीरियल सिटीज जो किंगडम्स के आसपास थी। ये कुछ अर्ली सिटीज के टाइप्स हैं, मेसोपोटामिया में इस तरीके की सिटीज होती थी। हाउ डिड टेम्पल सिटीज बिगिन, तो पहले के जो टेम्पल थे वो छोटे से श्राइन्स होते थे, छोटे छोटे से, और ब्रिक्स का यूज होता था, वो भी अनबेक्ड कच्ची ईंटें यूज होती थी यहाँ पे, ठीक है। और अर्ली सेटलर्स जो थे हमें नहीं पता वो एग्जैक्टली कौन है, वो कहाँ से थे, बट वो लोग मंदिर बना के वहाँ पे रह रहे थे, मतलब स्टार्टिंग में। तो मंदिरों में कौन होता था, टेम्पल्स माने जाते हैं भगवानों के घर। तो ये देखो ये दो भगवान है वहाँ के, ठीक है। तो ये शेरा वाली माता नहीं है, कंफ्यूज मत होना भाई। ये कौन है मैं आपको बताता हूँ। द मून गॉड, ये तो ये मून गॉड है, और एक इनाना है, ये गॉडेस है लव और वॉर की, ठीक है। और यहाँ पे लोग मंदिरों में अनाज चढ़ाते थे, दही चढ़ाते थे, फिश चढ़ाते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहाँ पे चढ़ावा चढ़ता था, प्रसाद वगैरह होता था। टेम्पल्स का आर्किटेक्चर कैसा होता था देख लो फोटो में, ये ऐसे टेम्पल बनते थे वहाँ पे, ईंटों के होते थे, बड़े बड़े टाइम के साथ होते गए, बहुत सारे रूम्स होते थे, आंगन होते थे, बाहर की दीवारें होती थी, जिगजैग लाइक पैटर्न होता था उसका मंदिर का, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये देखो जिगजैग पैटर्न में बने हुए हैं, इनको जिगुरैट कहा जाता है मंदिरों को, जिगुरैट। अब देखो टेम्पल्स में क्या होता था ओवर द टाइम, ये सिटीज का दिल थे, सेंटर थे, ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन, जितना भी काम होता था, अनाज पीसना और वीविंग का काम, ऑयल बनना, वो सब मंदिर कॉम्प्लेक्स में होता था। कीपिंग रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड रखा जाता था, किसको कितना ग्रेन मिला, किसको कितनी ब्रेड बियर फिश मिली, वो सब रिकॉर्ड यहाँ पे रखा जाता था। किसी को नौकरी देनी है लोगों को तो वो स्क्राइब रखना है, किसी को फार्मिंग का काम करवाना है, वो सारा काम यहीं दिया जाता था। प्रॉपर्टी किसी को खरीदनी है, फील्ड खरीदनी है, फिशरीज खरीदनी है, एनिमल खरीदने हैं, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें मानी जाती थी भगवान की प्रॉपर्टी है, तो मंदिर में आके ही आपको खरीदना पड़ेगा, ये सब ऐसा होता था। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे देखो, मेसोपोटामिया में जो पानी है, वाटर वॉज ब्रॉट टू फील्ड थ्रू कैनाल्स एंड चैनल्स, पानी जो खेतों में आता था वो कैनाल्स के थ्रू आता था, वो नहरों के थ्रू आता था। तो समटाइम्स जो विलेजर्स होते थे वो क्या करते थे, अ विलेज को डाइवर्ट टू मच वाटर फॉर इटसेल्फ, कोई कोई अपनी तरफ ज्यादा पानी रख लेता था। दिस लेफ्ट डाउन स्ट्रीम विलेजेस ड्राई, इसकी वजह से नीचे के विलेजेस तक पानी नहीं पहुंचता था, वहां पे क्रॉप्स नहीं होती थी सही से। तो इफ अ विलेज डिडंट क्लीन आउट द सिल्ट, वाटर गोट ब्लॉक्ड एंड कुड नॉट फ्लो प्रॉपरली, अगर आप उसको साफ भी नहीं करोगे बीच बीच में तो वो पानी की ब्लॉकेज हो जाएगी। हुआ क्या, वाटर इश्यूज की वजह से गांव गांव के बीच में लड़ाइयाँ होने लगी, लोग लड़ते थे पानी को लेकर अगेन एंड अगेन, जमीनों को लेकर अगेन एंड अगेन। अब ऐसे में क्या हुआ, जब लगातार वॉर होती थी तो जो कुछ चीफ थे, कुछ चौधरी थे वहां पे, वो बन गए वॉरियर, और ये बन गए वॉर लीडर्स जो लड़ाइयाँ लड़ते थे। और ये क्या करते थे, जो भी लूटपाट करके आते थे लड़के, अपने मतलब फॉलोवर्स में बांट देते थे, और जितने भी प्रिजनर्स होते थे जिनको वो पकड़ के बंदी बनाते थे उनको अपना सर्वेंट या गार्ड बना लिया करते थे, किसी पे अटैक करा वहां के लोगों को अपना सर्वेंट बना लिया, तो अपना ये इन्फ्लुएंस बढ़ाते थे, अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाते थे जीत जीत के। बट दिस पावर वॉज ऑफन टेम्परेरी, वॉर लीडर्स केम एंड वेंट, ये टेम्परेरी होते थे, फिर कोई दूसरा वॉर लीडर आएगा फिर वो उसको हटा देगा। तो हाउ डिड टेम्पररी लीडर्स बिकेम लास्टिंग किंग्स, अब ये छोटे छोटे लीडर्स एक बड़े राजा कैसे बने, तो ओवर द टाइम कुछ लीडर्स जो हैं वो फाइटिंग के अलावा और भी काम करने लगे,
जैसे वो भगवानों को चढ़ावा चढ़ाने लगे, जिसको बूटी कहा जाता है, बूटी टू गॉड्स, यानी कि गिफ्ट देने लगे भगवानों को। यूज्ड वेल्थ टू ब्यूटीफाई टेम्पल्स, अपने पैसे मंदिर पर लगाने लगे उसको अच्छा बनाने के लिए, ताकि कम्युनिटी का भला हो। मैनेज टेम्पल वेल्थ एफिशिएंटली, मंदिर का पैसा सही से मैनेज करना, रिकॉर्ड रखना। सब लड़ने के अलावा इन्होंने ये काम किया तो ये लोग और फेमस हो गए। तो होता क्या था, स्ट्रॉन्ग लीडर जीत जाता था लड़ाइयाँ, अपनी लूटपाट को वो भगवान को चढ़ाता था, लोगों में बांटता था, नए नए सिस्टम बनाता था, ठीक है, जैसे अकाउंटिंग करना, रिकॉर्ड्स रखना, रिस्पेक्ट गेन करता था, स्टेटस बढ़ाता था अपना, और लोगों को कमांड देता था। एग्जाम्पल एनमार्कर वाला है कि ये भाई उरुक का राजा था और इसका स्टेटस बहुत ऊपर था, क्योंकि ये मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाता था, ट्रेड और राइटिंग को इसने ऑर्गेनाइज किया हुआ था, और ये बहुत ही सेंट्रल फिगर बन गया था सोसाइटी में, बहुत फेमस था एनमार्कर नाम से जो राजा था। फॉर्मेशन ऑफ सिटीज अराउंड लीडर्स, हुआ क्या फिर, ये जो चीफ होते थे ये विलेजर्स को कहते थे हमारे आसपास रहो, ताकि हमारी आर्मी फटाफट आपको बचा ले, पीपल फेल्ट सेफ, आपको भी सेफ लगेगा। तो इससे एक बड़ी बड़ी कम्युनिटी टेम्पल और जो है रॉयल एरियाज के आसपास रहने लगी। उरुक नाम से जो एक सिटी है, ये अर्ली टेम्पल टाउन है। सबसे पहले उरुक में दिखता है इमेजेस ऑफ आर्म्ड हीरोज एंड देयर एनिमीज। तो हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे बताते हैं कि अराउंड 3000 BCE उरुक एक्सपेंडेड टू 250 हेक्टेयर्स, एट द सेम टाइम मैनी स्मॉल विलेजेस वर अबैंडन्ड। तो उरुक एक सिटी थी जो धीरे धीरे एक्सपेंड होती गई, एक्सपेंड होती गई, एक्सपेंड होती गई। यहाँ पे आपको कई सारे इमेजेस दिखेंगे पुराने पुराने हीरोज के, जो इनके वॉर के हीरो होते थे। फिर क्या है, उरुक जैसे शहर जब बढ़ रहे थे तो बहुत से स्मॉल विलेजेस जो है वो खाली हो रहे थे, लोग जो है वो अर्बन सेंटर्स में जा रहे थे, ज़्यादा बेटर सेफ्टी के लिए, काम के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए। तो उरुक की पॉपुलेशन बढ़ रही थी और गांव से लोग जा रहे थे, ठीक है। उरुक्स ग्रोथ ओवर द टाइम, धीरे 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 क्या हुआ, डिफेंसिव वॉल्स बनाई गई चारों तरफ उरुक के, ताकि सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। उरुक कंटिन्यूसली वहाँ लोग बढ़ते जा रहे थे। 4200 BC टू 400 CE के बीच में लगभग 4000 साल तक ये शहर बड़ा होता गया। अराउंड 2000 BC द सिटी एक्सपेंडेड टू 400 हेक्टेयर्स। भाई धीरे धीरे ये सिटी और बड़ी हो गई, ठीक है, और बड़ी हो गई, डबल हो गई। हुआ क्या, पीपल डिंट पे एग्रीकल्चरल टैक्सेस लाइक इन लेटर सोसाइटीज, यहाँ पे लोग कोई टैक्स नहीं देते थे एग्रीकल्चर का। ये क्या करते थे, लोकल्स एंड वॉर कैप्टिव्स वर मेड टू वर्क फॉर टेम्पल्स। यहाँ के लोग ना टैक्स नहीं देते थे, बल्कि मंदिर बनाने में अपनी सेवा लगाते थे, रूलर्स की हेल्प करते थे, और ये वर्कर्स को क्या है कि राशन दिया जाता था इनके काम के बदले, कोई पैसा नहीं दिया जाता था, ठीक है, ये सब चलता था। हिस्टोरियंस बताते हैं कि बहुत सारी लिस्ट मिली है राशंस की, टैबलेट्स पे लिखी हुई, ग्रेन बांटा जाता था, कपड़े बांटे जाते थे, तेल बांटा जाता था। फॉर एग्जाम्पल वन टेम्पल टुक 1500 मैन वर्किंग 10 आवर्स पर डे फॉर 5 years टू बिल्ड। माना जाता है कि 1500 आदमियों ने 10 घंटे डेली काम करके 5 साल में एक मंदिर बनाया था। ओके जी। तो लोगों को क्या कहा जाता था, पत्थर लेके आओ भाई दूर दूर से, और ईंटें बनाओ, मंदिर बनाओ, अलग अलग जगहों पर जाओ, मटेरियल लेकर आओ। यही लोगों से काम करवाया जाता था, कोई टैक्स वैक्स ज़्यादा नहीं लिया जाता था। अब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस देखो कैसे होती है। ब्रॉन्ज टूल्स स्टार्टेड बीइंग यूज्ड इन क्राफ्ट एंड कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रॉन्ज के टूल यूज होने लगे क्राफ्ट एंड कंस्ट्रक्शन के लिए। आर्किटेक्ट लोग जो होते थे वो नई टेक्निक सीख चुके थे। बिल्ट ब्रिक कॉलम्स, यानी कि इनको कॉलम बनाने आ गए थे, क्योंकि उस टाइम पे कोई लकड़ी वकड़ी का यूज या ज़्यादा नहीं कर रहे थे। सपोर्टेड लार्ज रूफ्स विद ब्रिक स्ट्रक्चर्स, बहुत ही मजबूत छतें बनाने लगे थे ये लोग ईंटों की, ठीक है। तो ये थोड़ी टेक्निकल इनकी प्रोग्रेस है। टेम्पल्स कैसे बनते थे, हंड्रेड ऑफ पीपल वर्क टुगेदर टू मेक अ स्मॉल क्ले कोन एंड दीज कॉन्स वर पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स पुश्ड इनटू टेम्पल वॉल्स। कुछ कोन्स बनाए जाते थे जो मंदिरों की दीवारों पर लगाए जाते थे, ठीक है, इस तरीके से। और इससे क्या है, एक ब्यूटीफुल एक मोज़ेक सा बनता था, डिजाइन बन जाता था। अब देखो मूर्तियों के बारे में। आर्टिस्ट लोग जो होते हैं वो बढ़िया बढ़िया स्कल्पचर्स बनाते थे लोकल मटेरियल का यूज़ करके, बट बाहर का भी सामान आता था। ये दिखाता है कि आर्ट बहुत वैल्यूएबल था मेसोपोटामिया में, बाहर से भी चीज़ें मंगवा के लोग आर्टिस्ट बनाते थे चीज़ें, और ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट था, स्पेशल मटेरियल बाहर से आता था। एक बहुत ही बड़ा इन्वेंशन था पॉटर का व्हील, जो कुम्हार का चा वो होता है जिससे वो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो ये बहुत ही बड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था, इन्वेंशन था। क्यों, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा मिट्टी के बर्तन बना सकते हो। और एक पोटर कुड नाउ मेक डोजन्स ऑफ पोट्स क्विकली एंड यूनिफॉर्मली। एक जैसे घड़े,
के बहुत सारी चीज़ें वो बना सकते हैं। लाइफ इन द सिटी। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है कि सिटी लाइफ कैसी थी। चलिए मैं आपको बताता हूँ। किसके पास ज़्यादा पैसा था? तो बहुत ही कम लोग थे जो रिच थे, ज़्यादातर लोग जो थे वो गरीब थे। और जो रिच थे वो पावरफुल लोग थे, जो रूलिंग क्लास है, उनके पास ज़्यादातर पैसा प्रॉपर्टी थी। ये कैसे पता है हमें? क्योंकि जो शहर है, उर का शहर, ठीक है, उर नाम से एक सिटी है, वहाँ पे जो किंग एंड क्वीन है उनको जब बरी किया जाता था, उनको दफनाया जाता था, तो उनके साथ ज्वेलरी भी दफनाई जाती थी, गोल्ड के बर्तन, गोल्ड का सामान दफनाया जाता था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दफनाए जाते थे डेकोरेट करके, गोल्डन ट्रेगर्स, तलवारें और वो सब उनके साथ उनकी कब्र में डाल दिया जाता था। तो ये दिखाता है कि भाई कुछ लोग तो अमीर थे। आम लोग कैसे रहते थे? ज़्यादातर फैमिली स्मॉल थी, न्यूक्लियर फैमिली, पति पत्नी और वो यानी कि उनका बच्चा, तो बस पेरेंट्स और चिल्ड्रन होते थे, बड़ी फैमिलियाँ नहीं थी। समटाइम्स अ मैरिड सन लिव्ड विद हिज पेरेंट्स। कभी कभी होता था कि कोई मैरिड लड़का अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा हो, वरना यूजुअली नहीं होता था। और घर का मुखिया फादर होता था। मैरिज की बात करें तो द ग्रूम्स फैमिली एग्रीड टू मैरी द गर्ल। लड़के की फैमिली एग्री करती है कि भाई शादी किससे होगी। जो ब्राइड के पेरेंट हैं वो परमिशन देंगे, और ग्रूम की फैमिली जो है वो एक गिफ्ट देगी ब्राइड की फैमिली को। और फिर क्या होगा? शादी होगी, दोनों फैमिली एक दूसरे को गिफ्ट देंगी, बैठ के खाना खाएंगे, प्रे करेंगे टेम्पल में। और जब मदर इन लॉ आएगी टू टेक द ब्राइड, बहू को लेने, द ब्राइड्स फादर गेव हर अ पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी कॉल्ड डोवरी। यहाँ पे दहेज दिया जाएगा। देख लो भाई, दहेज का सिस्टम बहुत पुराना है, जो चल रहा है मेसोपोटामिया के टाइम से। फिर क्या होगा? जब फादर की डेथ हो जाएगी तो सन्स इनहेरिटेड द हाउस। अगर किसी के पापा की डेथ हो गई तो उसकी प्रॉपर्टी और उसका पैसा उसके बेटे को मिलेगा, ठीक है। और ये सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि प्रॉपर्टी कैसे बांटी जाती थी। तो समझ आ गया आपको? ये सब रिटर्न में है। उर क्या है? उर एक सिटी है, मेसोपोटामिया की एक सिटी है। तो उर वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज इन मेसोपोटामिया। और इसका एक्सकेवेशन 1930s में हुआ था, जब हमें पता चला था। ये हमें अच्छे खासे क्लू देती है कि लोग वहाँ पे, कॉमन लोग कैसे रहते थे। तो ये देखो कितना बड़ा शहर है जो बना हुआ है। तो इसमें है क्या? देखो, यहाँ की गलियां बहुत ही पतली, बहुत ही बेकार थी और बहुत गंदी। व्हील्ड कार्ट्स कुड नॉट एंटर। यहाँ पे बैलगाड़ी वगैरह घुस ही नहीं सकती है, ठीक है। और गुड्स लाइक ग्रेन एंड फायरवुड वर लाइकली ब्रॉट ऑन डंकीज। नो प्रॉपर टाउन प्लानिंग। या गधे वधे पे मतलब लेके आया जाता था, ठीक है, सामान। कोई वो नहीं आती थी गाड़ी वाड़ी अंदर। और कोई टाउन प्लानिंग ज़्यादा अच्छी नहीं थी यहाँ पे। और क्या होता था? ड्रेनेज बहुत गंदा। कोई बड़े बड़े नाले नहीं होते थे जैसे मोहनजोदाड़ो में होते, ये आप 12th में पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था? हर घर में अपना एक थोड़ा बहुत नाली वाली का सिस्टम बना हुआ था। जो रूफ होती थी स्लोप्ड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ जो है वो स्लोप घरों की बनी होती थी, ठीक है। इस तरीके के घर होते थे। और क्या होता था? पानी का सारा जो वो बारिश का पानी है वो नालियों में जाता था, और वो वहीं पे आंगन में इकट्ठा हो जाता था। गंद मचा हुआ था, ये समझ लो कि वहां पे पूरी गली में पानी पानी भरा हुआ है, बदबूदार गली है। और लोग क्या करते थे? पीपल जस्ट थ्रू देयर गार्बेज ऑन द स्ट्रीट। सीधा घर का कचरा उठा के पटक दिया रोड पे, ये चलता था वहां पे। ओवर द टाइम स्ट्रीट्स तो इतनी गंदी हो गई, तो जो हाउस की एंट्रेंस होती है उसको भी ऊंचा करना पड़ा, फिर घरों को थोड़ा उठाना पड़ा, ठीक है, ताकि बारिश का पानी ना अंदर घुसे। भाई घरों में विंडो भी नहीं होती थी, कोई सनलाइट भी नहीं आ सकती। रूम्स की लाइट जो है वो गेट खोल के जितनी लाइट आएगी आंगन की, ठीक है, वरना घरों में खिड़कियां नहीं होती थी। ये लोग प्राइवेसी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और ये कुछ लोग ना अंधविश्वास में मानते थे। पीपल इन उर हैड मैनी सुपरस्टिशंस अबाउट होम्स, घरों को लेकर। जैसे कि अ रेज्ड डोर स्टेप ब्रिंग्स वेल्थ। अगर जो थोड़ा सा उठा के वो सीढ़ियाँ बना के बनाओगे अपने घर का वो डोर स्टेप, तो वो पैसा आएगा। अ फ्रंट डोर नॉट फेसिंग अनदर हाउस, गुड लक। यानी कि आपके घर को खोल के दूसरा घर नहीं दिखना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो गंदी बात है, अगर ऐसा नहीं होगा तो वो गुड लक है। तो इफ द मेन डोर ओपन आउटवर्ड द वाइफ वुड ट्रबल हर हस्बैंड। बताओ भाई, ऐसा माना जाता था अगर आपका गेट खोल रहे हो, सामने किसी और का घर है, तो आपकी वाइफ आपसे लड़ाई करेगी, ठीक है। अब बरियल्स की बात करें, जो दफनाया जाता है, तो उर में आपको सिमेट्री देखने को मिलती है। कब्रिस्तान, वहाँ रॉयल लोगों को भी दफनाया गया है, कॉमन लोगों को भी दफनाया गया है। सम पीपल वर इवन बरीड अंडर द फ्लोर्स ऑफ देयर ओन हाउसेस। कुछ कुछ लोग अपने घरों के अंदर भी दफनाए गए हैं, तो ये देखा जाता है। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक है अपना अ ट्रेडिंग टाउन इन पेस्टोरल जोन। तो एक ट्रेडिंग टाउन अब मैं आपको बताऊंगा। ये ऐसा टाउन था मेसोपोटामिया का जहाँ सबसे ज्यादा ट्रेड होता था, अच्छा खासा ट्रेड होता था। मारी टाउन। मारी क्या है?
ये एक रॉयल सिटी है, राजधानी जिसे आप कहते हो, कैपिटल, ठीक है। और ये बहुत पावरफुल सिटी थी 2000 BC के बाद, बहुत पैसे वाली सिटी थी, और ये कैपिटल सिटी थी, यानी कि मेन सेंटर था ये मेसोपोटामिया का। मारी कहाँ पर है? अनलाइक सदर्न मेसोपोटामियन सिटीज लाइक उर एंड उरुक विच वर ऑन फर्टाइल प्लेन्स गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। देखो उर एंड उरुक तो ऐसी जगहों पर थे जहाँ क्रॉप्स वगैरह अच्छी होती थी। मारी जो है ये ऊपर की दिशा में था, अपस्ट्रीम ऑन द यूफ्रेट्स रिवर, यूफ्रेट नदी के ऊपर। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई प्रोडक्टिव एरिया तो आसपास ज्यादा था नहीं। और यहाँ की लाइफ कैसी थी? द पीपल ऑफ मारी डिड बोथ फार्मिंग एंड एनिमल रियरिंग। यहाँ के लोग फार्मर्स भी थे, यहाँ के लोग एनिमल्स भी पालते थे। जो लैंड होता था मारी के आसपास का, वो थोड़ा बहुत फर्टाइल भी था और थोड़े ओपन लैंड भी थे ग्रेजिंग के लिए, ठीक है। तो दोनों चीजें यहाँ पे चलती थी। और कितने तरीके के लोग यहाँ रहते थे? फार्मिंग करने वाले लोग रहते थे जो वीट बार्ले उगाते थे, पेस्टोरलिज्म वाले लोग रहते थे जो जानवरों को पालते थे। लेकिन ज्यादातर जो किंगडम का एरिया है वो पेस्टोरलिज्म के लिए ज्यादा बढ़िया था, ग्रेजिंग वगैरह के लिए, जानवरों के लिए, ठीक है। तो ये मारी टाउन है जो मैं अब आपको बता रहा हूँ, कैपिटल सिटी है ऑफ मेसोपोटामिया। वाई डिड फार्मर्स एंड हर्डर्स नीड ईच अदर? देखो फार्मर्स और हर्डर्स को एक दूसरे की जरूरत होती है क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, लेन देन करते हैं। हर्डर्स क्या करते हैं? जो जानवर वाले, वो चीज देते हैं, लेदर देते हैं, मीट देते हैं, ठीक है, एनिमल्स का। फार्मर्स उनको बदले में अनाज देते हैं, मेटल के टूल्स देते हैं, कपड़े देते हैं। तो गोबर वगैरह जो होता है, खाद, द मैन्योर फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है, एनिमल से ही तो खाद आएगी। तो ये दोनों का रिलेशन था भाई, दोनों कनेक्टेड है। और कुछ प्रॉब्लम है दोनों के बीच में, एक दूसरे की मदद तो करते थे पर ये लड़ते भी बहुत थे दोनों कम्युनिटीज। जैसे जो हर्डर्स होते हैं इधर उधर घूमते रहते हैं, वो अपने एनिमल्स को ले जाते थे किसी के खेत में, ठीक है। तो इससे क्या है कि क्रॉप्स खराब हो सकती हैं। समटाइम्स हर्डर जो है वो लूट भी कर देते थे किसी गांव वगैरह में, और वहां से अनाज चुरा के लिए आते थे, तो ये भी गलत बात है। तो ऑन द अदर हैंड फार्मर्स कुड ब्लॉक द हर्डर्स पाथ। कभी कभी क्या होता था, जो नदियों का रास्ता है, कैनाल्स का रास्ता है, वो रोक दिया करते थे, पानी रोक दिया करते थे जो फार्मर्स होते थे उनका। तो ये लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। नोमैडिक कम्युनिटी क्या होती है? नोमैड ऐसे लोग होते हैं जो एक जगह पे नहीं टिकते, जो अलग अलग जगहों पर घूमते रहते हैं। दे केम फ्रॉम द वेस्टर्न डेजर्ट नियर मेसोपोटामिया एंड मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। और ये लोग एक जगह रुकते नहीं है, ये खाने की तलाश में, पानी की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। वाई डिड दे कम टू मेसोपोटामिया? अब ये नोमैडिक लोग मेसोपोटामिया में क्यों आए थे? क्योंकि मेसोपोटामिया में रिच और प्रोस्पेरस एग्रीकल्चर होता था, अच्छा खासा एग्रीकल्चर होता था, यहाँ का एरिया फर्टाइल था, क्रॉप्स अच्छी हो जाती थी, पानी अवेलेबल था। समर्स के टाइम पे व्हेन देयर डेजर्ट एरियाज बिकेम ड्राई, तो होता क्या था, जब डेजर्ट का एरिया सूखा हो जाता था तो शेफर्ड्स, जो लोग जानवरों को पालते हैं, वो क्या करते थे? तो अगला टॉपिक है हाउ डिड दे पार्टिसिपेट इन मेसोपोटामियन सोसाइटी। तो देखो ये जो ग्रुप्स थे ये इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कुछ लोग इनमें से हर्डर्स थे जो अपने साथ एनिमल्स लाते थे, कुछ लोग हार्वेस्ट लेबरर्स थे जो कि क्या करते थे, क्रॉप हार्वेस्टिंग के टाइम पे हेल्प करते थे, कुछ लोग हायर्ड सोल्जर्स होते थे इसमें से जो कि आर्मी के लिए काम करते थे, ठीक है, पैसे लेते थे और बदले में आर्मी का वो काम कर दिया करते थे। फिर क्या है, वॉट हैपन टू देम ओवर द टाइम? तो समय के साथ साथ इनके साथ क्या हुआ? सम ऑफ दीज नोमैडिक पीपल बिकेम रिच एंड सेटल डाउन परमानेंटली। तो ये जो कुछ नोमैडिक लोग थे समय के साथ साथ अमीर हो गए और सेटल होने लगे। अ फ्यू इवन बिकेम पावरफुल इनफ टू रूल, कुछ कुछ तो इतने पावरफुल हो गए कि वो रूल भी करने लगे। इस्टेब्लिशिंग देयर ओन किंगडम्स और डायनेस्टीज, खुद के ही किंगडम उन्होंने बनाए कुछ नोमैडिक लोगों ने। तो एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, अक्कदियंस हैं, अमोराइट्स हैं, असीरियंस हैं, अरामाइक्स, ठीक है, ठीक है, अरामाइंस हैं। ये जो ग्रुप्स हैं ये बाहर के थे, आउटसाइडर थे, नोमैडिक थे। बट लेटर बाद में क्या हुआ, ये रूलर बने और मेसोपोटामिया की हिस्ट्री का एक पार्ट बन गए जो आज हम इनको पढ़ रहे हैं। एक टाइम पे ये नोमैड्स थे। हु वर द किंग्स ऑफ मारी? तो जो मारी है उसका किंग कौन था? द किंग ऑफ मारी बिलोंग टू द एमोराइट ग्रुप, जो कि एक नोमैडिक ट्राइब थी, पीछे मैंने आपको एक नाम बताया भी था, ठीक है। तो उनका जो क्लोथिंग स्टाइल है वो बहुत ही डिफरेंट था जो मेसोपोटामिया के ओरिजिनल लोग से उनसे। सो दे रिस्पेक्टेड मेसोपोटामियन गॉड्स, तो ये जो लोग थे ये मेसोपोटामिया के गॉड्स की रिस्पेक्ट करते थे।
बट ऑल्सो ब्रॉड देयर ओन रिलीजियस बिलीफ्स, बट इनके खुद के भी कुछ रिलीजियस बिलीफ्स थे। फॉर एग्जाम्पल दे बिल्ट अ टेम्पल फॉर डगन द गॉड ऑफ द स्टेपी, यानी कि ग्रास लैंड का एक गॉड होता है मारी में, उनका इन्होंने टेम्पल बनवाया। तो दूसरों के भी बिलीफ्स की रिस्पेक्ट करो और अपने भी गॉड को वहां पे मंदिर में बैठाओ। So the kings of Mari had to be very careful and alert, especially because they allowed herders, people with animals from different tribes to enter their kingdom. ये लोगों ने अलाउ कर रखा था, अगर कोई अलग अलग ट्राइब का बंदा है जो हर्डर है, एनिमल पालता है, वो इनके वहां पे आ सकता है। बट दीज हर्डर्स वर केप्ट अंडर वॉच, बट इन हर्डर्स पे नजर रखी जाती थी, क्योंकि इन मैनी लेटर्स बिटवीन किंग्स एंड ऑफिशियल्स द कैंप्स ऑफ दीज हर्डर्स आर ऑफन मैंशनड, क्योंकि जब वो किंग लेटर लिखता था अपने ऑफिशियल्स को, तो बहुत बारी इन हर्डर्स का नाम आता था उसमें, उनके कैंप में जहां वो रहते थे। तो इन वन लेटर एन ऑफिसर टेल्स द किंग दैट ही सॉ फायर सिग्नल्स एट नाइट बिटवीन हर्डर कैंप्स एंड सस्पेक्टेड दैट दे माइट बी प्लानिंग एन अटैक और अ रेड। तो एक बार एक ऑफिशियल बताता है लेटर में कि मुझे फायर का सिग्नल दिखा है, हो सकता है कि ये जो हर्डर लोग हैं ये हम पे अटैक करने वाले हैं। लोकेशन अगर मैं आपको बताऊं, मारी टाउन की एक ट्रेड हब था। मारी वॉज लोकेटेड ऑन द यूप्रेट रिवर, जो कि माना जाता है बहुत ही बढ़िया ट्रेड के लिए एक परफेक्ट प्लेस है। और ये इट वॉज बिटवीन द सदर्न सिटीज ऑफ मेसोपोटामिया, ये भी पास था, एंड द माउंटेनियस रीजन्स ऑफ तुर्की, और मतलब यहाँ तुर्की एंड सीरिया एंड लेबनान विच वर रिच इन मिनरल्स। तो ये मारी एक ऐसी जगह पे था जो मिनरल्स में रिच है, ट्रेड का हब है, सारी चीजें मिल रही है, रिसोर्सेस मिल रहे हैं। और बोट्स मूव्ड गुड्स अलोंग द रिवर एंड ऑफन स्टॉप्ड एट मारी, जो सामान लेकर बोट्स चलती थी वो मारी में आकर रुकती थी। क्या क्या सामान का ट्रेड होता था? लकड़ी यानी कि वुड, कॉपर, ठीक है, तांबा, टिन, और ऑयल जो आप देख सकते हो, वाइन, ठीक है, ग्राइंडिंग स्टोन्स। तो ये सारी की सारी चीजें लेके जाया जाता था। और एक फैक्ट है कि एक जो बोट होती है वो लगभग 300 वाइन के जार लेकर जा सकती है एक टाइम पे। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। When these boats stopped at मारी, तो ये स्टॉप कब होती थी? ऑफिसर्स जाते थे और जितना भी कार्गो है, जो जो सामान आया है, उसको वो चेक करते थे, और एक टैक्स लिया जाता था 1/10, यानी कि 10% हिस्सा लिया जाता था। जितनी वैल्यू होगी उस सामान की, उसका 10% आपको देना पड़ेगा ऑफिसर्स को। उसके बाद दे अलाउड द बोट टू गो फर्दर डाउन द रिवर, फिर वो उनको रिवर से आगे जाने देते थे, पहले अपना वो टैक्स ले लिया करते थे। इंपॉर्टेंट मेटल फॉर टूल एंड वेपन्स, तो कॉपर जो है वो अलाशिया से आता था, जो कि आज का साइप्रस है, और टिन का भी ट्रेड होता था। तो दोनों को जोड़ दो, कॉपर और टिन, तो ब्रॉन्ज बन जाता है। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा टूल्स जो और वेपन्स मिले हैं इस टाइम पे वो ब्रॉन्ज के मिले हैं। तो कॉपर और टिन को जोड़कर ब्रॉन्ज बनाया जाता था। प्रोस्पेरिटी ऑफ मारी, तो मारी देखो वॉर वगैरह में इतना स्ट्रांग नहीं था मिलिट्री वाइज, लेकिन ये बहुत रिच था, सक्सेसफुल था, बिकॉज उसका ट्रेड बहुत एक्टिव था। जो उसका नेटवर्क था, जो ट्रेड का नेटवर्क है, वो बहुत ज्यादा अच्छा था। ओके जी, अगला अपना टॉपिक है सिटीज इन मेसोपोटामिया कल्चर, ठीक है, मेसोपोटामियन कल्चर। सो द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया वर डीपली अटैच टू अर्बन लाइफ, यहाँ के लोगों को शहर का जीवन ही पसंद था, और दे डिडंट जस्ट लिव इन सिटीज, दे सेलिब्रेटेड देम, वो बस रहते नहीं थे, वो उसको सेलिब्रेट करते थे। तो देयर सिटीज वर प्लेसेस वेयर मेनी डिफरेंट कम्युनिटीज एंड कल्चर्स लिव टुगेदर। मेसोपोटामियन सिटीज में अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते थे, स्पेस शेयर करते थे, आइडियाज एक्सचेंज करते थे। व्हेन सिटीज वर डिस्ट्रॉयड इन वॉर्स, मेसोपोटामियंस डिडंट फॉरगेट देम। कई सिटीज जो है डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े वॉर होती हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अपने शहरों को भूलते नहीं है। दे केप्ट देयर मेमोरी अलाइव थ्रू पोट्री, तो वो अपनी सिटीज के बारे में पोट्री लिखा करते थे ताकि वो यादों में उनकी सिटी हमेशा जिंदा रहे। आर्ट बना दिया करते थे, स्टोरीज बना दिया करते थे कि वो कितना प्यार करते हैं अपने शहरों से। तो गिलगेमिश एक एपिक है, एक कहानी है, एक पावरफुल रिमाइंडर है कि वो लोग, देखो मैं आपको बताता हूँ होता क्या। द मोस्ट टचिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस सिटी प्राइड कम्स फ्रॉम द एपिक ऑफ गिलगेमिश। एक कहानी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिटन स्टोरीज इन द वर्ल्ड। ये जो है 12 क्ले टैबलेट्स पे लिखी गई थी क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में, जो मेसोपोटामियंस की स्क्रिप्ट होती थी, ठीक है। तो ये गिलगेमिश है कौन? एक लेजेंडरी किंग था उरुक सिटी का, और जो कि एक बहुत बड़ी मेसोपोटामियन सिटी थी, और ही रूल्ड आफ्टर अनदर हीरो किंग नेम्ड एनमार्कर। एनमार्कर के बाद इसने रूल किया था गिलगेमिश ने।
गिलगेमिश एक बहुत ही तगड़ा वॉरियर था, माइटी वॉरियर, एक बिल्डर भी था और एक सीकर भी था ग्लोरी का, ठीक है। उसके टाइम पे बहुत स्ट्रांग था ये पूरा एम्पायर। सो ही कॉन्कर्ड एनिमीज, अपने दुश्मनों को हराया, एंड बिकेम फेमस फॉर हिज स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ के लिए फेमस था और अपनी अचीवमेंट्स के लिए। ये गिलगेमिश है। हुआ क्या, बट देन समथिंग हैपेंड दैट चेंज्ड हिम फॉर एवर। उसका एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, वो मर गया, और ये जो लॉस था वो गिलगेमिश बहुत ही ज्यादा पेन में चला गया। इवन द स्ट्रोंगेस्ट एंड ग्रेटेस्ट मस्ट डाई समडे, उसको पता चल गया कोई कितना भी स्ट्रोंग हो, कितना भी वो हो, एक दिन मरना है। तो ही सेट आउट ऑन अ डेंजरस जर्नी टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ इमोर्टेलिटी। तो वो एक जर्नी पर निकल गया कि अमर होने का रास्ता क्या है। उसको लगता था कि वो डेथ से बच जाएगा। तो हुआ क्या, गिलगेमिश ने ट्रेवल किया, अलग अलग जगहों पर गया, डेडली वाटर सीज वगैरह पार करता 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 दुनिया के हर कोने में गया। मेट वाइज बींग्स, उसको कुछ समझदार लोग मिले, बहुत से चैलेंजेस फेस करे, और अपनी लिमिट्स क्रॉस करके भी वो बंदा चलता रहा। पर एट द एंड ही फेल्ड, ही कुड नॉट गेन एटर्नल लाइफ। एट द एंड वो फेल हो गया और वो अमर तो नहीं हो पाया। मरना तो भाई देखो सबको है। द सिटी वॉल, अ सिंबल ऑफ लेगेसी। तो गिलगेमिश जब वापस उरुक में आया, बहुत ही थका हुआ था, हार्ट ब्रोकन था, दिल टूटा हुआ था, बट इंस्टेड ऑफ सिंकिंग इनटू डिस्पेयर, वो बहुत ही थका हुआ था, माना जा रहा था कि अब ये कुछ नहीं करेगा। लेकिन उसने क्या करा, धीरे 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 वो वॉकड स्लोली अलोंग द मैसिव सिटी वॉल, बड़ी वॉल के सहारे चलता गया। लुक्ड एट द फायर्ड ब्रिक्स एंड सॉलिड फाउंडेशन दैट ही हैड बिल्ट। फिर वो अपने बनाए हुए ईंटों को, वो दीवारों को देखता है कि कितने बढ़िया बढ़िया दीवारें मैंने बनाई हैं। तो फेल्ट अ सेंस ऑफ प्राइड एंड पीस, फिर से लगता है कि हाँ यार, ये मुझे गर्व महसूस होना चाहिए, इतना बढ़िया शहर मैंने बनाया है। और उसको ये रियलाइज हो गया कि इवन दो ही वुड डाई, मैं मर जाऊंगा, द सिटी ही हेल्प बिल्ड वुड रिमेन स्टैंडिंग, कि मैं मरने के बाद भी जो मेरा शहर है ये ऐसा का ऐसा रहेगा, ये दीवारें खड़ी रहेंगी, यही इसकी लेगेसी है। एक नया तरीके का हीरो, अनलाइक ट्राइबल हीरोज who took pride in their sons and family name, गिलगेमिश फाउंड मीनिंग इन समथिंग बिगर देन हिमसेल्फ, द सिटी। बाकी के हीरो जो है ना, वो अपना गुणगान करते हैं, अपने बेटों का गुणगान करते हैं। गिलगेमिश प्राइड फील करता है, प्राउड फील करता है अपनी सिटी के बारे में, कि वो अपने सिविलाइजेशन, अपने कल्चर और अपने कम्युनिटी के लिए खड़ा रहा था। द लेगेसी ऑफ राइटिंग। अब मैं आपको राइटिंग के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। जो मेसोपोटामिया के लोग थे ना, सबसे बड़ा जो उनका गिफ्ट है वो उनका राइटिंग सिस्टम है, उनका टाइम मैनेजमेंट है और उनकी मैथमेटिक्स है। कैसे, देखो, ओरल स्टोरीज वर्सेस रिटन साइंस। होता क्या है, जो स्टोरीज होती थी, जो कहानियां सुनाई जाती थी, टेल्स, वो पास डाउन होती थी बोल बोलकर, वन पर्सन टू अनदर। इसको ओरल ट्रेडिशन कहते हैं। भाई मैंने आपको रामायण सुना दी, आपने अपने किसी पड़ोसी को रामायण सुना दी, ये क्या है, ओरल ट्रेडिशन है। तो साइंस में क्या होता है, नीड्स टू बी रिटन डाउन सो दैट फ्यूचर जनरेशंस कैन रीड, अंडरस्टैंड एंड बिल्ड ऑन इट। ठीक है, इसमें क्या साइंटिफिकली अगर आप देखोगे, रिटर्न में होता है सब कुछ, ताकि जनरेशन आगे जब उसको समझेगी तो वो कुछ कर पाएगी। दैट्स वाई रिटन टेक्स्ट आर सो इंपॉर्टेंट फॉर साइंस। साइंस के मामले में भाई राइटिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। राइटिंग में ओरल ट्रेडिशन हो, साइंस में ओरल ट्रेडिशंस नहीं चलता। मेसोपोटामिया के लोग जो है, उन्होंने ही टाइम का और मैथमेटिक्स का फंडा स्टार्ट किया था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन उनका अगर आप मानो तो वो था मेसोपोटामिया टू द वर्ल्ड वाज इट्स स्कॉलरली नॉलेज इन मैथमेटिक्स एंड टाइम। मैथ्स में वो लोग बहुत ही आगे थे, मान के चलो। एज अर्ली एज 1800 बीसी ही मेसोपोटामियंस को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की नॉलेज थी पूरी। ठीक है, कैसे कैसे मल्टीफाई होता है, मल्टीप्लाई होता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं ये भी इनको पता था, टेबल्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सब पता था इनको। बहुत पहले की बात है, 1800 बीसी में, सोचो इनको इतना सब पता था इतने साल पहले। तो इन्होंने टाइम का भी बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर रखा था। द टाइम सिस्टम जो आज हम यूज कर रहे हैं वो भी मेसोपोटामिया से आया है। उन्होंने एक साल को 12 महीनों में डिवाइड किया, ठीक है, बेस्ड ऑन द मून्स मूवमेंट अराउंड द अर्थ। जो अपना मून है वो कैसे मूव करता है अर्थ के अराउंड, उसके बेसिस पे इन्होंने एक साल को 12 महीनों में डिवाइड किया, जो आज हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। डिवाइडेड द मंथ इनटू 4 वीक्स, ठीक है, ये भी हम आज फॉलो कर रहे हैं कि एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। डिवाइडेड द डे इनटू 24 आवर्स, ये भी आज हम फॉलो कर रहे हैं। एंड डिवाइडेड ईच आवर इन 60 मिनट्स, यानी कि जो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं वो भी इन्होंने ही बताया था। इसके अलावा ये नॉलेज कैसे स्प्रेड हुई, ये जो सिस्टम है बाद में ग्रीक रूलर्स ने, जैसे अलेक्जेंडर है, ठीक है, उन लोगों ने ये नॉलेज को यूज किया, ये स्प्रेड हुई नॉलेज, रोमन एम्पायर तक गई, फिर इस्लामिक एम्पायर तक गई, फाइनली यूरोप तक ये नॉलेज आई मिडल एजेस में, और धीरे 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 मेसोपोटामिया की नॉलेज आज मॉडर्न वर्ल्ड में हर देश तक पहुंची है। ठीक है, यही रीजंस हैं जो कि आप इसमें बता सकते हो। ठीक है भाई।
अब देखो एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी ये लोग जानते थे। मेसोपोटामियंस ऑल्सो मेड केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्काई, आसमान को भी देख के वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया करते थे। जैसे दे रिकॉर्डेड सोलर एंड लूनर एक्लिप्स, जो सूर्य ग्रहण होता है और जो चंद्र ग्रहण होता है, ये आप देख सकते हो फोटो में, ये चंद्र ग्रहण है, ये सूर्य ग्रहण है, जिसको सोलर एंड लूनर एक्लिप्स कहा जाता है। वो ईयर वाइज, मंथ वाइज, डे वाइज सब उन्होंने अच्छे से लिखा। दे नोटेड द पोजीशन ऑफ स्टार्स, कि स्टार की पोजीशन कैसे होती है तारों की, एंड जो कंस्टलेशंस होते हैं नाइट स्काई में, वो सारी की सारी चीजें यार इनको इतना अच्छे से पता था, सोचो। तो इस तरीके से ये इनका कंट्रीब्यूशन है। चैप्टर होता है अपना खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फीडबैक लिख देना। पहली वीडियो है, मुझे भी अच्छा लगेगा आपका फीडबैक देख के। जय हिंद, जय भारत।